हेलो दोस्तों, इलियास एग्रीटेक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो होगा आपका रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों का पुनर्जनन। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। यानी जो हमारा रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है, जो वनों का जो पुनर्जनन जो विधि है, ये दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक तरीके से और दूसरा कृत्रिम या आर्टिफिशियल मेथड से। तो दोस्तों, हम बारी बारी से दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि डिटेल में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी प्रदान की जाए, जानकारी आपको दी जाए। इसके पहले कुछ इसकी बेसिक नॉलेज है, जैसा कि वृक्षों तथा वन फसलों की एक निश्चित जब आयु हो जाती है, तो उस निश्चित आयु हो जाने के बाद ही उनकी वृद्धि कम होने लगती है। जैसा कि अगर देखा जाए तो हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ कैपेसिटी है, जो वृद्धि दर है, वो एक आयु सीमा तक होती है और वो आयु सीमा निकल जाने के बाद हमारा शरीर का विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि दर वहीं पर रुक जाती है और हमारा शरीर जो है स्थिर हो जाता है। तो सेम प्रक्रिया आपके वृक्षों के साथ भी होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कीटों का आक्रमण, वृक्षों का या पौधों का रोग ग्रसित हो जाना। इसके कारण भी उनके मूल्य में, उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। लेकिन जब ये चीज़ अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, यानी अगर किसी कीट का प्रकोप किसी फसल के ऊपर, चाहे वह सीजनल क्रॉप्स हो, चाहे वह वन वृक्ष हो, वन प्रजाति हो, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी जो क्षमता है वह क्षमता से ज़्यादा अगर वो फैल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो हमें नुकसान ही पहुंचाता है। अगर कोई कीट, उसका प्रकोप हमारे वन क्षेत्र पर या हमारे पौधों पर, वृक्षों पर अधिक से अधिक मात्रा में हो जाता है, कोई रोग लग जाता है, तो उसका परिणाम यही होता है कि वो मर जाते हैं और हमारी सारी मेहनत वहाँ पर टूट जाती है। रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो इसी को अगर परिभाषित किया जाए तो वृक्षों के मूल्य, गुणधर्मों में, उसके कार्यों में और उत्पादन में क्रमबद्ध वृद्धि दर जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, वो पुनर्जनन कहलाती है, जिसमें उनमें आने वाले विकारों को नष्ट किया जाता है, उनमें आने वाली परेशानियों को नष्ट किया जाता है। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है, देसी मेथड भी हो सकता है, प्रक्रिया कोई भी हो, हमें तो बस खाली उसका रोकथाम, उसको रोकना है। इसकी मुख्यतः दो विधियां हैं।
बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राकृतिक पुनर्जनन पे, नेचुरल रीजनरेशन पे, जो कि आपका पर्यावरणीय स्थिति से होकर के गुजरता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पुनर्जनन की ये वो विधि है जिसमें किसी वन फसल का नवीनीकरण या तो स्वयं से होता है या प्राकृतिक विधि से बोए हुए बीज से होता है या पौधे के किसी कायिक भाग से भी हो सकता है। प्राकृतिक पुनर्जनन कहलाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पुनर्जनन जो हमारा है या तो बीज द्वारा होता है या पौधे के किसी भाग द्वारा होता है। इसको हम कायिक या वर्धी रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी पुनर्जनन के नाम से भी जानते हैं। जो बीज से तैयार फसल होती है वो हमारी, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिजौला फसल कहलाती है। यानी उसको हम बिजौला फसल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो पौधे के कायिक भाग से तैयार फसल होती है वो कोपिस फसल कहलाती है। इनको भी दो अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हमारी वन फसल टोटल सीड से जर्मिनेट है, बीज से उत्पादित है, तो वो बिजौला फसल कहलाएगी, जिसकी वृद्धि विकास की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होगी। और अगर पौधे के किसी कायिक भाग से है तो वो जो है हमारी कोपिस फसल कहलाएगी। तो इन्हीं दो डिफरेंस के कारण इसका नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पड़ा। इसके बाद जो बीज द्वारा हमारा प्राकृतिक पुनर्जनन होता है वो निम्न कारणों पर निर्भर करता है। पहला, बीज की उत्पत्ति, ओरिजिनेशन ऑफ सीड, बीज परिक्षेपण, डिस्पर्जल ऑफ सीड, बीज अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज स्थापन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड। ये चार मुख्यतः ऐसे कारण हैं जो प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रभावित करते हैं। तो इस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे ओरिजिनेशन ऑफ सीड, यानी बीज की उत्पत्ति। प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उस स्थान पर खड़े वृक्ष या पेड़ की उस किस्म से है जिससे उस बीज की उत्पत्ति होती है। यह वृक्ष की प्रजाति, आयु, छत्र के आकार, जलवायु आदि पर निर्भर करती है। प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक वर्ष बीज नहीं देता, ये भी बात सत्य है। सभी जानते हैं कि हमारा जो वृक्ष है, जो पौधा है, वो प्रत्येक वर्ष हमें बीज उत्पादन करके नहीं देता, जिसमें से कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सागौन, टेक्टोना ग्रांडिस, बबूल, ल्यूसीना लिगोसीफेला, शीशम, डलबर्जिया सिसो आदि इनमें से प्रमुख हैं, जो ऐसी फसलों के एग्जाम्पल हैं या ऐसी वन वृक्षों के एग्जाम्पल हैं जो प्रत्येक वर्ष अपना बीज उत्पादन करते हैं। और इसी के बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल है देवदार, जिसका साइंटिफिक नाम है देवदारा स्पीसीज, और स्प्रूस। इन वृक्षों में कुछ अंतर पाया जाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, जिस पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि एक तरफ प्रजाति के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके साधारण बीज वर्षों का अंतर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी हमारी वृक्ष प्रजातियां हैं, ये इतने वर्षों के अंतर पर ही अपना बीज उत्पादन प्रत्येक वर्ष करते हैं।
यानी इतने वर्ष की वृद्धि हो जाने के बाद ही ये प्रत्येक वर्ष बीज उत्पादन करने में सक्षम हो पाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है साल का, जो 2 साल में एक बार बीज उत्पादन करता है। चीड़, पाइनस रॉक्सबर्गहाई, ये 3 साल में बीज उत्पादन करता है। सैन टर्मिनेलिया टोमेटोजा इसका साइंटिफिक नाम है, ये भी 2 वर्ष में बीज उत्पादन करता है। सिल्वर फर, जो हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है लेकिन फिर भी इस क्लाइमेट में उत्पादित हो जाती है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो एक फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो तना होता है वो एकदम सीधा वृद्धि करता है। सिल्वर फर 6 वर्ष में अपना बीज प्रत्येक वर्ष उत्पादन करने में सक्षम हो जाता है। देवदार स्पीसीज 3 वर्ष में एक बार, स्प्रूस 3 वर्ष में एक बार। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर वृक्ष प्रजातियाँ दी हैं, इनकी जो हमारे यहाँ की उच्च गुणवत्ता वाली वृक्ष प्रजातियों में से एक मानी जाती है। अपने अपने निरंतर वर्ष में प्रत्येक वर्ष बीज उत्पादन करने में सक्षम हो पाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं बीज परिक्षेपण की, जिसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड भी बोलते हैं। वृक्षों में बीज उत्पन्न होने का लाभ केवल तब तक ही प्राप्त हो सकता है जब बीज वृक्ष से किसी साधन या साधन के द्वारा चारों ओर फैले। बीज परिक्षेपण गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से, यानी मृदा के अंदर जो परिक्षेपित होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से होगा, जिसकी खोज हमारी न्यूटन ने की थी। इसके अलावा जल, पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से और वायु के माध्यम से इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अगर एक शॉर्ट टर्म थ्योरी में इसको समझाया जाए, एक शॉर्ट टर्म थ्योरी में इसको समझने का प्रयास किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीज हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पर बीज हमारा उगता है अपनी क्लाइमेटिक कंडीशनों के साथ, तो उसमें जो प्रक्रियाएं बाधित हैं उनको हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से गुरुत्वाकर्षण, जल, पशु, पक्षी, वायु आदि सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग एक लिस्ट देख पा रहे होंगे, जिसमें चारों प्रकार से जो हमारे सीड को फैलाने का, विस्तार करने का जो वाहक है, उनके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो वायु से जो बीज विस्थापित होते हैं, ये बहुत ही हल्के होते हैं, इनका साइज, आकार बहुत छोटा होता है और ये रुई और पंख से युक्त होते हैं, जिसमें कुछ वन प्रजातियों के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। हल्दू, बैटुला, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष प्रजातियां कुछ ऐसी हैं जो आपकी वायु के माध्यम से परिक्षेपित हो जाती हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। इसके अलावा अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए, बुंदेलखंड रीजन की बात की जाए, तो सैमल, हेलोलेप्टेलिया, एसर आदि शंकुधारी जितने भी पौधे हैं आपके,
उनका जितना भी बीज परिक्षेपित होता है वो वायु के माध्यम से उसकी प्रक्रिया सुचारू होती है। इसके बाद दूसरा है जल से। जल के माध्यम से जो बीज परिक्षेपित होते हैं उनमें आपका नंबर 1 पर है ट्रीबिया, दूसरा न्यूडीफ्लोरा, तीसरा शीशम और चौथा मैनग्रोव। मैनग्रोव आपकी ट्रीबिया, न्यूडीफ्लोरा ये सब विदेशी प्रजातियां हैं। शीशम आपकी देशी प्रजाति है जो आपकी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली प्रजातियों में से एक है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारा इसी में सम्मिलित है। अब एक सोचने वाली बात कि गुरुत्वाकर्षण बल से कोई बीज कैसे जमीन के नीचे चला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम पानी को मृदा के ऊपर ऊपरी सतह पर छोड़ देते हैं तो जो ज़मीन के ऊपर पड़े हुए बीज होते हैं वो ज़मीन में दरारें पड़ जाने के कारण जो मध्यम वर्गीय बीज होते हैं वो उस पानी के साथ नीचे बह करके चले जाते हैं। और पानी का नीचे बहना इस बात का संकेत है कि हमारा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसमें जो आपका ओक ट्री है, अखरोट है, इसके जो वृक्ष हैं के जो बीज हैं वो मध्यम वर्गीय होते हैं और जल के साथ परिक्षेपित होकर के नीचे अपना वृक्ष प्रजाति को डेवलप करते हैं। इसके बाद आखिरी आता है पक्षियों के माध्यम से। पक्षियों के माध्यम से मलबरी, पेपर मलबरी, डायोस्पाइरस, मेलानोक्सिलॉन और देशी प्रजातियों की अगर बात की जाए तो बबूल और प्रोसोपिस, ये 2 प्रजातियां हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, यूपी में ऐसी हैं जो पक्षियों के माध्यम से इनके बीज खाए जाते हैं और खा कर के गिरा दिए जाते हैं या उनके मल मूत्र से के माध्यम से नीचे ज़मीन पर मृदा पर आकर के वो उत्पादित हो जाते हैं। इसके बाद इसका तीसरा कारक आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। वृक्ष से गिरने वाले सभी बीज अंकुरित नहीं हो पाते या हो भी जाते हैं, तो जो ये बात बहुत सत्य है कि जितने भी बीज हमारे एक वृक्ष से नीचे गिरते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गिरने वाले सारे बीज हमारे उत्पादित हो सकें। उनमें से कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो परसेंटेज रेशियो बनता है, जर्मिनेशन रेशियो बनता है, वो इन्हीं प्रकार के बीजों से बनता है। जो उत्पादित हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो डोरमेंट सीड कहलाते हैं, वो सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। और जब उनके हिसाब का, उनके स्तर का जब पर्यावरणीय सिस्टम होता है तो वो नमी लेकर के पर्यावरणीय कारकों के माध्यम से उत्पादित हो जाते हैं। तो बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल यानी आंतरिक कारक और एक्सटर्नल यानी बाहरी कारक। आंतरिक कारक, जल के लिए पारगम्यता होनी चाहिए, यानी हमारा जो बीज है वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि उसके अंदर जल की एंटर हो सके। दूसरा, भ्रूण का विकास सही हो, उत्तर पक्वन प्रोसेस सही हो, अंकुरण धारता बीज की सही हो, बीज में अंकुरण क्षमता जो बीज की खुद की होती है, जर्मिनेशन कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो होनी चाहिए।
बीज में अंकुरण ऊर्जा होनी चाहिए, बीज का आकार मध्यम होना चाहिए और उसकी प्रतिशतता का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल कारकों की, बाहरी कारकों की, जिसमें सबसे पहला है तापमान, टेम्परेचर, जो कि एक मुख्य कारक में से एक है। तापमान अगर हमारा पौधे के हिसाब से है, बीज के हिसाब से है, तो बीज हमारा बहुत जल्दी ही अंकुरित हो जाता है। इसके बाद दूसरा है नमी, आर्द्रता। मृदा के अंदर अगर नमी नहीं है, आर्द्रता नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो बीज हमारा उत्पादित नहीं होता, वो डोरमेंट पोजीशन में चला जाता है, सुषुप्तावस्था में चला जाता है। ये अक्सर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, डिजर्ट एरियाज में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके बाद वायु, प्रकाश, मृदा कंडीशन, सॉइल कंडीशन, मृदा की दशा और हमारी बीज सैया, सीड बेड। बीज सैया एक बहुत मुख्य कारक है। अगर हमने अपने खेत को अच्छे से तैयार नहीं किया बीज उत्पादन करने से पहले, तो इसके हमें बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं और सीधा सा असर हमारी वृक्ष प्रजाति के उत्पादन पर ही जाता है। तो जब भी हम किसी पौधे को रोपित करते हैं तो उसको जिस गड्ढे में, जिस सैया पर उसको रोपित किया जाता है वो अच्छे से तैयार हो, उसमें खाद की उच्चतम व्यवस्था हो, नमी की पर्याप्त मात्रा हो और मिट्टी उपजाऊ हो। ये कुछ कारण वहाँ पर सबसे पहले देखे जाने वाले होते हैं। इसके बाद आखिर आपका आता है सबसे लास्ट जो आपका फैक्टर है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड। अपने पहले वर्ष में जब किसी बीज का जो प्राकृतिक बिजौला वर्ष होता है, अपने पहले वर्ष में प्राकृतिक बिजौले का आ जाना प्राकृतिक पुनर्जनन की सफलता की गारंटी नहीं है। यानी हम निश्चित नहीं हैं, निश्चय नहीं, हम बिल्कुल ही एक सत्तापरक होकर के बात नहीं कह सकते कि हमारा जो बीज है, जो सीड है, वो जर्मिनेट हो ही जाए। हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते। अगर उसकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, जैसे कि आपने ऊपर लिस्ट में देखा एक्सटर्नल फैक्टर में, इंटरनल फैक्टर में, कि अगर हमारे बीज के पास अंकुरण धारता, अंकुरण क्षमता नहीं है, इन दोनों का होना एक बीज के उत्पादन होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों कारकों में से कोई भी नहीं है तो बीज हमारा पुनर्जनन हो सके या बीज उत्पादन हो सके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो बिजौला है, जो सीडलिंग होता है, आग, पशु और जलवायु से भी नष्ट हो जाते हैं। अगर उसकी खुद की अंकुरण धारता नहीं है, अंकुरण क्षमता नहीं है और उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो ये ऐसे बाहरी साधनों के संपर्क में आकर के नष्ट हो जाते हैं, जिसमें आग, पशु, जलवायु आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार जो प्राकृतिक पुनर्जनन होता है, जब फसल माना जाएगा जब बिजौला प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुरक्षित हो। यानी अनुकूल परिस्थितियों में तो हमारा बीज सुरक्षित होता ही है, लेकिन उसकी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा बीज सुरक्षित हो, तब हम उसको पूर्ण रूप से उसकी गारंटी ले सकते हैं। इस स्थिति को बिजौला का स्थापन कहते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड यही कहलाता है कि जब हमारा कोई भी बीज, किसी भी पौधे का बीज, किसी भी वन वृक्ष प्रजाति का बीज, जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, जब तक वो बीज से बिजौला नहीं बन रहा है, तब तक उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद जब वह उसमें पत्ती आना शुरू हो जाती है, उसका जड़ क्षेत्र विकसित होना शुरू हो जाता है,
तो वहाँ से उसका एस्टेब्लिशमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक विकास की ये वह अवस्था है जिसमें पुनर्जनन प्रतिकूल प्रभावों जैसे तुषार का आ जाना, सूखा पड़ जाना, खरपतवार आदि से सुरक्षा हमारे बीज को प्राप्त होती है। इसको हम बीज का स्थापन कह सकते हैं, क्योंकि एक बीज के स्थापन होने के बाद खरपतवार, सूखा, तुषार, मौसमी दशाएं, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो इन परिस्थितियों से जूझ करके जिस बीज ने अपना जड़ क्षेत्र विकसित कर लिया, सीड से सीडलिंग बन गया, बीज से बिजौला बन गया, वो हमारा बीज उत्पादित हो जाता है और यही प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड कहलाती है। इसी के साथ मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, अपने क्वेश्चन देना ना भूलें। जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपको वहाँ से भी समाधान प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।